चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ईमानदारी से अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस तरीके से तो राजस्थान जो शांत प्रदेश था, इस तरीके की घटनाएं उद्वेलित भी करती हैं, समाज का भरोसा भी खत्म करती हैं। और इस नाते, प्रतिपक्ष के नाते, हमने अपनी तरफ से एक अभियान शुरू किया, जारी रहेगा। लेकिन जो दूसरा खतरा था कोरोना का, कोटा, जयपुर और जोधपुर से मैं आया हूं, उनका अपना गृह क्षेत्र है। एक एक परिवार से दादा के कुटुंब से दर्जनों मौतें, सगे भाई, 3 सगे भाई एक साथ। यदि जोधपुर में एम्स नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती। हालांकि राजस्थान में तमाम कोरोना योद्धाओं ने जान पर खेलकर लोगों की सेवा की है, पर सरकार सिर्फ आंकड़ों में और आंकड़े को छुपाने का खेल खेल रही है। मौतों का आंकड़ा छुपाती है, संक्रमण का आंकड़ा छुपाती है, तो ये सरकार आंकड़ों को छुपाने का खेल खेल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सरकार को जिस तरीके से सियासत की, जिस तरीके से इन लोगों ने देश भर में कुछ घटनाओं को सैंपल करके करने की कोशिश की, भारत की सरकार ने जो सकारात्मक बिल पेश किए उनका विरोध किया, डूंगरपुर की ट्राइबल की घटना हुई, वहां पर उन्होंने ईसाई मिशनरीज को पीछे से बैकिंग की, लीपापोती की, अर्बन नक्सल्स को सपोर्ट किया। ऐसी अनेकों चीजें थी जो जनता के सामने धीरे धीरे आ रही हैं। कांग्रेस का जो असली चेहरा सामने आ रहा है, उनका नकाब हट रहा है। अब उच्चतम न्यायालय के संकेत के बाद लगभग चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और कोटा, जयपुर और जोधपुर, इन निगमों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। ये सब लोगों ने कहा कि जिस तरीके से येन केन प्रकारेण, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती नहीं थी, कभी कभार मौका लग जाता था, लेकिन इस बार वो पूरा डरे हुए थे कि सत्ता के खिलाफ इन 20 महीनों में जो लोगों में जनज्वार है, उसके कारण उनकी पार नहीं पड़ेगी। वार्डों के डिलिमिटेशन में सियासत की, मतदान केंद्र कहां स्थापित हो इसमें सियासत की, और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ये सियासत निगम के चुनाव में सफल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि बिजली बिल से लेके स्कूल फीस की माफी से लेके तमाम ऐसे मुद्दे और मसले हैं जिनके आधार पर शहरी सरकार के लिए, शहरी निकाय के लोग कांग्रेस के खिलाफ मतदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोगों ने अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आज मैंने खुद ने दोनों निगमों की चुनाव तैयारी को लेके हमारे यहाँ के संभाग के प्रभारी और चित्तौड़ के सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, जो इस पूरे चुनाव की अभियान की देखरेख करेंगे, हमारे महामंत्री मदन दिलावर जी, हेमराज मीणा जी, जिलाध्यक्ष जी, पूरी टीम, ऐसे कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठा हूं, उनसे चर्चा की है। और मैं चर्चा के आधार पर ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तमाम जनप्रतिनिधि मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करेंगे और कोटा के दोनों ही बोर्डों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, इतना भरोसा मैं कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात समाप्त हुई। आपकी तरफ से कोई प्रश्न है? स्वागत है। मैं आज कोटा हमारे स्पीकर चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्ता साहब, ईआईसी के सचिव तरुण कुमार जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, कॉर्पोरेट मिनिस्टर उदयलाल अंजना जी, मंच में बैठे हुए रीतकरण जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, सांसदगण, अतुल गुप्ता जी, बाबा सिंह शेखावत जी, हमारे सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया जी, राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी के हमारे राज्य मंत्री
सुभाष गर्ग जी, तमाम उपस्थित किसानों भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से गोविंद दोतासा जी को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने एआईसीसी के निर्देश के अनुसार हम सबको याद किया और जो हालात हैं देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना को लेकर के, जिसमें मास्क लगाना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, सब प्रोटोकॉल निभाना आवश्यक है जीवन के लिए, जीवन बचाने के लिए। मैं देख रहा हूँ पूरी तरह इस रूप में एक शानदार व्यवस्था की गई। सरकार के जो आदेश है, सरकार की जो मंशा है, जिसका नाम हमने दिया जन आंदोलन। जब तक जनता का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कोरोना से बचाव मुश्किल हो। इस रूप में आज पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चल रहा है और इस बड़े हॉल के अंदर मीटिंग बुलाना, व्यवस्थित रूप से आपको बिठाना, एक संदेश जाएगा प्रदेशवासियों को। तमाम लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, हम देखते हैं कि जो कई बार प्रोग्राम होते हैं इसमें मास्क तो होते हैं कई जगह और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि खुद ही मास्क भी लगाया कि हमें क्यों कहते हैं। आपके आशीर्वाद से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से कोरोना का मुकाबला किया। अमेरिका के पूरे देश में नंबर 1 राजस्थान पर आज सवाल है ये कोरोना के बीच में बिल क्यों आए। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि कोरोना पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। कोरोना ने पूरे दुनिया के मुल्कों को चिंतित कर दिया है। इस देश की तो आबादी 130 करोड़ आबादी का देश है। लॉकडाउन रखा, अनलॉकडाउन शुरू हुआ, अभी तक संख्या बढ़ती जा रही है अनलॉक के बावजूद भी। रोज आंकड़े आप देखते हैं 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख से अधिक लोग मरना किसे कहते हैं महामारी से देश के अंदर। उसके अंदर क्या जरूरत पड़ गई, ये 3 काले कानून लाने की। इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी? इमरजेंसी कौन सी थी कि ये कानून इस वक्त लाए गए। मोदी जी को मालूम है, सरकार को मालूम है कि अभी और कोरोना चलने वाला है। पता नहीं 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तक वैक्सीन आई नहीं है जिसके कारण से कोई दावे के साथ कह सकता हो और वैक्सीन आ गई चिंता करने की बात नहीं। ऐसे वक्त में ऐसे कानून लाना जिसमें कोई राष्ट्रीय बहस नहीं हो। जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? किसान है, कृषि मंडी है, राज्य सरकारें हैं। बगैर उनको पूछे हुए कानून बना देना, जो अधिकार राज्य सरकारों का है कृषि पर, और कानून लानी भारत सरकार एक तरफा बिना पूछे हुए, बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए। पार्लियामेंट में कहा गया भाई आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, पार्लियामेंट्री कमेटी भेज दो। उस कमेटी के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, एमपी होते हैं, चर्चा कर लेंगे, सर्कुलेट हो गया पूरे मुल्क में, राष्ट्रीय बहस छिड़ जाएगी कि इस कानूनों के अंदर क्या खामी है, क्या कमी है, क्या खासियत है। वापिस पार्लियामेंट में आएंगे सिफारिश के साथ में, उसके बाद में बहस कर लेंगे। नहीं माना गया। और जो तमाशा हुआ आप सबने देखा है
राज्यसभा के अंदर क्या होगा। लोकसभा में तो एक तरफा मेजोरिटी है, पास कर दिया। डिवीजन मांगा गया, वोट का नहीं दिया गया, ऐसा कभी होता है क्या? विपक्ष डिवीजन मांग रहा है वोट के लिए, क्योंकि आपकी नीयत में खोट थी, आपने परवाह नहीं करी किसी की, परवाह नहीं करी किसी की। आज कोरोना, आपके कोरोना के कारण से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब लोग तकलीफ में हैं, किसान तकलीफ के अंदर है, व्यापारी भी तकलीफ के अंदर, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, छोटे दुकानदार तकलीफ में हैं, ठेले वाले रेहड़ी वाले तकलीफ में हैं, सभी तकलीफ में हैं। खूब हम लोगों ने उनको कैश बांटा, काइन में मदद करी, भोजन सामग्री बांटी, आपने कोई कमी नहीं रखी। जिसका जितना बस चल रहा था खूब मदद करी आपने, मामा साहब ने भी, दानदाताओं ने भी, संस्थाओं ने भी, किसानों ने भी, जिसका बस चला विधायकों ने भी, अपने खुद के एमएलए फंड से भी खूब मदद करी, कोई कमी नहीं रखी, काम चल गया। पर अभी तक भी लोग तकलीफ में, उसकी तरफ ध्यान दे सरकार, केंद्र सरकार। आज जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, केंद्र की भी राज्यों की भी, मोदी जी के पास तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके पास तो नोट छापने के अधिकार है, राज्य के पास नहीं है। और राज्य सरकारें की आमदनी 40% पे आ गई है, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, जो काम होना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा सपना आगे के लिए, सभी राज्यों के अंदर तकलीफ है, चाहे किसी पार्टी सरकार हो। जीएसटी जो हमें मिलता है, एग्रीमेंट है भारत सरकार से, वो बंद कर दिया, वैसे आ नहीं रहे वो कह रहे हैं। और कहते हैं राज्य सरकारें कर्ज लेकर के अपना काम चलाए। राज्य कह रहे हैं कि कर्ज आप लो, आपको अधिकार है, आपको देना है राज्यों को, राज्यों का अधिकार है आपसे लेने का, उसको आप तो नहीं दे रहे हो, कर्ज आप लो फिर हमें दो, वो अलग से मुद्दा आप देख रहे हो चल रहा है, करते होंगे आपने। तो ऐसे हालात में जब देश संकट में है, आर्थिक नीति गलत है सरकार की, आर्थिक नीति को समझ नहीं सरकार को, वित्त मंत्री महोदय खुद नहीं समझ पा रही है, प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं बजट को लेकर के, देखा होगा आपने, एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई, वित्त मंत्री उसमें मौजूद नहीं। ये तो हालात है देश के अंदर। जिस देश का वित्त मंत्री समझ नहीं रहा हो कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, कोरोना से पहले से ही हम लोग तकलीफ में थे, इकोनॉमिक स्लोडाउन था, कोरोना के दरमियान में हम पूरे बर्बाद हो गए। आगे क्या होगा, गाड़ी पट्टी में कब आएगी, कोई नहीं कह सकता। तो जरूरी वो है या 3 काले कानून है? कोई जवाब है सरकार के पास? चाइना आपके बॉर्डर पर आके बैठ के अंदर घुस गया, प्रधानमंत्री कह रहे हमारे ना कोई चौकी पे कब्जा है ना किसी पे कब्जा है, तो किस बात का टेंशन है वहां पर? हालात चुनौतियों के रूप में दूसरे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं। और किसानों के 3 कानून अचानक ही, कृषि मंडी है जो 7 साल हो गए राजस्थान के अंदर एक संग बनी, और कांग्रेस हमेशा किसानों के हितैषी रही है। आजादी के पहले से अंग्रेजों राज के अंदर भी ये मांग उठती थी, किस प्रकार किसान को उत्पादन की कोई लागत मिले। ये कोई ऐसे कानून नहीं बने थे, ऐसे कम्युनिटी के कानून पटेल नेहरू ने उसमें बना दिए थे कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। वो कानून अभी इसको क्या आदत करी थी मालूम आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
यदि हम कोई विकसित राष्ट्रों के अंदर रह रहे हों, हमारे किसानों के पास में कोई 500 एकड़ 1000 एकड़ की भूभाग हो, वहां के किसान तो खुद व्यापारी की तरह है, वहां चल सकती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ 86% किसान तो आपके 5 एकड़ से कम भूमि वाले हैं। 80% किसानों के पास तो 2 एकड़ से छोटी भूमि है। वो क्या तो बड़े व्यापारियों से बात करेंगे, क्या एग्रीमेंट करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में कामयाब होंगे। मंडी समाप्त हो जाएगी तो उसका क्या होगा। और तो एमएसपी के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। आज राहुल गांधी मुद्दा बनाए हुए हैं, आप क्यों नहीं एमएसपी के बारे में कानून प्रावधान करते हो, कोई चर्चा नहीं। और आपको भी कहा गया मेरे पूर्ववक्ताओं ने कि मोदी जी खुद जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने केंद्र से मांग करी एमएसपी को कानून के अंदर प्रावधान करो, जो मुख्यमंत्री के रूप में मांग करी हो। वो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके राज के अंदर एमएसपी का नए जो कानून बनाए गए हैं उसमें जिक्र नहीं होना क्या सिद्ध करता है, आप सोच सकते हैं। इन हालातों में ये कानून लाए गए, कच्चे बड़े समाप्त, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक्सचेंज कम्युनिटीज पूरी छूट, आलू हो, प्याज हो, खाद्य तेल हो, तिलहन हो, दलहन हो, जखीरे रखो खूब, जमाखोरी करो, पूरी छूट आपको। तो ये हालात में हम लोग यार बहस कर रहे हैं। ये तो अभी समझने में वो वक्त लगेगा लोगों को कि कानून वास्तव है क्या। और इसलिए हमारे रिजगंडी ने, अन्य वक्ताओं ने जो बातें कही आपको कि मार पड़ेगी धीरे धीरे, ऐसी पता ही नहीं पड़ेगा, खेती करना मुश्किल हो जाएगा। होना ही चाहिए था, जो कमियां हैं मान लीजिए 60 साल के बाद में, अगर कृषि मंडियों में और किसानों को कैसे इमदाद मिले। आज तो सब्सिडी कर दी है, वहाँ के दलाल, वहाँ के पल्लेदार, वहाँ के हमाल, वहाँ के मजदूर, वहाँ के ट्रांसपोर्टर, वहाँ के विधवा औरतें बेचारी बैठी बैठी शांति है, अनाज को सब बेरोजगार हो जाएंगे। पर आप अगर कमियों को दूर करके आज एमएसपी तो जारी करते हैं, एमएसपी क्यों जारी करते थे? किसान को पूरे दाम मिले, मार्केट फोर्सेज काम करे। यदि सरकार उतरती कोई जमाने के अंदर मैदान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदारी शुरू कर रही है, अचानक भाव बढ़ जाते थे मार्केट के अंदर, इसलिए एमएसपी लाई गई। आज आप देखते हैं एमएसपी के बावजूद भी भाव नीचे रहते हैं। थोड़ा इसी था, आपने वादा किया था किसान को दुगनी इनकम कर देगा, ये दुगनी इनकम कर दिया। ये पूरा खेल से खेला गया कि दुगनी इनकम का जो वादा किया जनता किसानों से, वादा निभा नहीं पाएंगे। ऐसे विवादित कानून बना दो, लोग सड़कों में आ जाए, विवाद के अंदर विवाद चलते रहेंगे, और जो वादा किया जो वादा निभा नहीं पाएंगे तो कहेंगे इसलिए नहीं निभा पाए। निभा इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमने शानदार क्रांतिकारी कदम उठाए थे और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उन कानूनों को लागू नहीं दिया, इसलिए हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट जानबूझ करके ये भ्रम पैदा करने के लिए सब खेल खेले जा रहे हैं, ये जानते हुए भी ये देश का किसान स्वीकार नहीं करेगा। पंजाब का, हरियाणा का किसान बहुत सक्षम है, सड़कों पर उतर आया है, और पूरे देश के किसानों में आग लगी हुई है, क्योंकि वो छोटे किसान भी हैं, उनकी कई समस्याएं भी है।
खरीफ का मौसम गया, रबी के सीजन आ गई, उनकी छोटी जोत है वो उसमें लगा रहता है। राहुल गांधी जी वही पंजाब गए, हरियाणा गए, हम चाहेंगे एक बार राजस्थान में आए, किसान में रूबरू हो। यहाँ किसान पूरी तरह तैयार है, दुखी है, चिंतित है, आने वाले वक्त में क्या होगा। सोनिया गांधी चाहती है कि सारी सरकारें सोचें किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पर जो केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है, उनको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि विचार करें हम लोग उनके सुझाव पर, उन्होंने खुदने का इसका एग्जामिन करो क्या क्या संभावनाएं हैं। हम चाहेंगे विधानसभा बुला करके वहां पर हम डिस्कशन करें, विधानसभा के अंदर खुल के बातचीत करें। जो कानून बनाए गए हैं राष्ट्रपति महोदय की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवा रहे किस रूप में हम किस प्रकार अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान के अंतर्गत क्या राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। हो सकता में जल्दी ही असेंबली बुलानी पड़े और हम किसानों के हित के अंदर जो भी होगा उस पर कमी नहीं आने देंगे, ये भी कहना चाहते हैं। कहाँ चले गए हम लोग। कोई जमाना था कि हम लोग अमेरिका में भीख मांगते थे, गेहूँ आता था केल 480 का, वो हम खाते थे। और कहाँ हमारे किसान, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी थी, किस प्रकार से किसानों में विश्वास करके, देश के किसानों के विश्वास के बल पर हरित क्रांति आह्वान किया और देश आत्मनिर्भर हो गया। कहाँ आजाद हुए थे तो 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, आबादी 33 करोड़ लगभग थी उस वक्त में। आज करीब 135 करोड़ देवी देवता देश में विराज रहे हैं। उन सबका पेट भर रहे हो आप लोग, उन सबको अनाज मिलता है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक्सपोर्ट करते हो। ये किसानों की ताकत है देश के अंदर, ये तो पहचाना नहीं गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भगवत सिंह जी से मैंने सुना कि 14,000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे साथी लोकेश कवि शानदार कविता पाठ किया आपके सामने। सभी छोटी उम्र के कवि हैं और कविता पाठ से लग नहीं रहा था वो छोटे उम्र के हैं। बहुत अच्छा कविता पढ़ी। भगवान पूनिया जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमेशा वो किसानों के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे सीपीएम के साथी आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अजीत सिंह जी, स्वागत जी तुम्हारे अपने अभी मंत्रिमंडल साथी हैं। हम सब मिलकर आगे यहाँ बैठे हुए हैं। बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी कह दी आपको, जितनी बातें करें उतनी कम है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार हमेशा किसानों के संग खड़ी मिलेगी आपको, और हमने हमेशा वो कदम उठाए हैं किसानों के हित के अंदर। हम चाहते हैं किसानों को बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से, नेशनल बड़ी नेशनल कंपनियों से बचाएं। और ये जो फैसले किए गए थे हमारे, जो कृषक कल्याण कोष, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, माता फूले मंडी योजना, श्रमिक कल्याण योजना, किसान कलेवा योजना कई चल रही है, ये सब प्रभावित होती है। हम चाहेंगे कि कोई प्रभावित नहीं हो, किसानों को उसका पूरा लाभ मिले। और जो हमने वादे किए हैं, अभी सुधा जी मुझे याद दिला रहे थे, 50% ज़्यादा
वादे पूरे किए हमने। हमने कहा 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी। 1,40,000 कृषि कनेक्शन में जारी किए। सोलर पंप हो, सोलर के प्लांट लगाने की बात हो खेतों पर, तमाम जो वादे किए हमने उसमें 50% ज़्यादा हमने पूरे किए हैं। आगे भी मैं चाहूँगा कि आज जो आप आए हैं जिस रूप में बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि कम समय के नोटिस में आप सभी यहाँ पर आ सके। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब तो कई बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी। न्याय योजना, आज हम लोग 2,000 जगह खुश रहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपये मिले प्रति माह एक परिवार को, 72,000 मिले प्रति वर्ष, तब जाकर के स्थिति इसकी सुधर सकती है। उस पर ध्यान नहीं दिया गया, काले कानून लाने में ध्यान दिया गया। ये जो स्थितियाँ बनी हैं, राजस्थान सरकार ने ये भी किया कि जो फसलें हैं उत्पाद होने के बाद में वो आप रहन पे रख दो और आप कर्जा ले लीजिए उसके अगेंस्ट में 10% ब्याज की जगह 7% ब्याज सरकार देगी आपको, खाली 3% ब्याज भरना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। एक के बाद एक हम लोग योजना ला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका लाभ आने वाले वक्त में आपको देखेंगे। यही बात करता हुआ मैं लंबी बात ये कहता हूँ क्योंकि ये कानून जो है तो बहुत ही विस्तृत है, जितनी बात करो उतनी कम है, रिसर्च करो उतनी कम है। इसको हम सबको मिलकर के इसका मुकाबला करना है और ये दिमाग में रखें कि हमें एकजुटता दिखानी है किसानों को। और उन्होंने जी ठीक कहा कि अक्रॉस पार्टी लाइन ये किसान की बात है, उसके लिए हम एकजुट रहेंगे तब जाके सरकार की आंखें खुलेगी। वो लागू नहीं कर पाएगी। हम चाहेंगे क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या लाकर राजस्थान सरकार विधानसभा में लाकर के क्या बात दे सकती है, उसमें हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। और जल्दी आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार का फैसला क्या हुआ है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। अब अनुरोध है सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी से कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। ऑल इंडिया कांग्रेस। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।